बड़ी खबर का रुख करते हैं। पेपर लीक मामले में अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। आज कोर्ट में नहीं पहुंची सीबीआई की कोर्ट ट्रांसफर कॉपी। आदेश कॉपी आने के बाद सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी खबर, पेपर कांड में लगातार एक के बाद एक महत्वपूर्ण खुलासे हो रहे हैं। इसको लेकर अब पेपर लीक मामले में अगली सुनवाई जो है वो 2 जुलाई की तारीख उसके लिए मुकर्रर की गई है। आज कोर्ट में सीबीआई को जो ट्रांसफर कॉपी थी वो नहीं पहुंची। आदेश कॉपी को लाने के बाद ही अगली सुनवाई होगी। ये पटना से बड़ी खबर आपको देंगे। तो बड़े सवाल हैं इसके पीछे कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। अब इस पूरे केस की जांच चूंकि सीबीआई की तरफ से की जा रही है, सीबीआई इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तमाम मांगों के बावजूद हम देख रहे हैं लगातार ये मुद्दा राजनीति का विषय भी बना हुआ है। स्टूडेंट्स भी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इतने बड़े स्तर पर किस तरीके से ये पेपर कांड सामने आया है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और इसकी जाँच करने के लिए अब सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया है। और सीबीआई को जो ट्रांसफर कॉपी है वो अभी नहीं पहुंची है। विकास मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या अभी फिलहाल डिटेल्स हैं इस पूरे मामले में, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, सीबीआई को जो मामले हैंडओवर किए गए हैं उसमें बिहार और गुजरात के मामले हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र में नीट से जुड़ा हुआ जो मामला था ये अभी सीबीआई के को सुपुर्द नहीं किया गया है। जो अभी भी इसकी जांच जो है वो नांदेड़ एटीएस कर रही है। अभी जो ताज़ा अपडेट है महाराष्ट्र से जुड़े हुए नीट पेपर लीक के मामले में, उसमें एक प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लिया गया है और उसे आज कोर्ट में पेश करके 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, जहां पर पुलिस उससे आगे की पूछताछ करेगी। मैं बता दूं कि इस मामले में कुल 4 आरोपी हैं और 4 आरोपी में 2 शिक्षक पेशे से, मतलब पेशे से शिक्षक हैं। प्रिंसिपल तो गिरफ्तार हो चुका है, एक शिक्षक और है जिसका नाम संजय जाधव बताया जाता है, और इसके अलावा एक बिचौलिया है और एक व्यक्ति दिल्ली से जुड़ा हुआ है जिसका नाम गंगाधर बताया जाता है। ठीक है विकास आप बने रहिएगा, आगे आपसे अपडेट लूंगी। एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, नीट स्कैम में इस वक्त का बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। पुलिस ने दूसरे आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। लातूर से दूसरा आरोपी शिक्षक गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं। अब लातूर से दूसरा आरोपी शिक्षक गिरफ्तार किया गया है। नीट स्कैम में इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। विकास मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, इस पर डिटेल्स दे ही रहे हैं। विकास, एक के बाद एक महत्वपूर्ण खुलासे हो रहे हैं। जो दूसरा शिक्षक है वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। क्या किस तरह की डिटेल्स हैं वो भी थोड़ा आपसे समझेंगे, लेकिन ये इस बीच बड़ी अपडेट है। लातूर से दूसरा आरोपी शिक्षक गिरफ्तार किया गया है। नीट स्कैम में इस वक्त का बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। दूसरे आरोपी शिक्षक को भी फिलहाल गिरफ्त में ले लिया गया है और उससे अब क्या इस पूरे मामले में खुलासे सामने आएंगे वो देखना होगा। विकास मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विकास मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल, देखिए दूसरे शिक्षक की गिरफ्तारी, जी बिल्कुल दूसरे शिक्षक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उसे डिटेन कर लिया गया था बीती शाम को ही, क्योंकि एफआईआर में उसका नाम था। मैं बता दूं कि ये वही शिक्षक है संजय जाधव नाम का, जिसकी ताल्लुकात लातूर से है और सोलापुर में ये कोचिंग सेंटर भी चलाया करता था। पहले तो शक की बुनियाद पर इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जो प्रिंसिपल है जलील पठान, उसके साथ कई घंटे तक पूछताछ चली, लेकिन इन्हें बाद में घर वापस जाने दिया गया था। लेकिन जब पुलिस के पास पुख्ता सबूत इकट्ठे हो गए, जब इनके मोबाइल फोन से कुछ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस मिले, मसलन कुछ स्टूडेंट के हॉल टिकट मिले थे, इसके अलावा कुछ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का पता चला था, और जब पुलिस का शक यकीन में बदल गया तब इनकी गिरफ्तारी हुई। पहले जलील पठान जो कि प्रिंसिपल है वो गिरफ्तार हुआ, और उसके बाद संजय जाधव जो कि अंडरग्राउंड होने की कोशिश कर रहा था उसे पकड़ा गया, उसे डिटेन किया गया और उससे फिर गहन पूछताछ के बाद फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस मामले में 2 लोग अभी भी फरार हैं। एक गंगाधर नाम का व्यक्ति है, एटीएस को शक है कि यही पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है। इसी तक पैसे पहुंचते थे और ये बात जो है दिल्ली तक पहुंचाता था। दरअसल पूरा रैकेट कुछ इस किस्म से चलता था कि बिचौलियों के जरिए स्टूडेंट्स इनसे अप्रोच करते थे और पैसों के एवज में ये दोनों ही शिक्षक जो थे, जो कि कोचिंग सेंटर चलाते थे लातूर में, ये परीक्षा से जुड़ी हुई जानकारियां या पर्चे जो थे इन तक पहुंचाया करते थे। जो पैसे आते थे वो पहले पोंगलवार नाम के एक बिचौलिए को जाते थे और उसके बाद वो गंगाधर तक पहुंचते थे। तो इस किस्म से पूरा सिंडिकेट ऑपरेट करता था। एटीएस का कहना है कि इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां और होंगी, लेकिन सीबीआई जो समूचे मामले की जांच कर रही है उसको ये केस, महाराष्ट्र वाला केस जो है वो अभी तक नहीं सौंपा गया है। जी ठीक है विकास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट का रुख कर लेते हैं। नीट पेपर लीक केस में बड़ी खबर है, आरोपी संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। पटना की कोर्ट ने आदेश जारी किया है। पेपर लीक केस में मुख्य आरोपी है संजीव
बिहार पुलिस को संजीव मुखिया की तलाश है लगातार और पटना की कोर्ट ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। पेपर लीक केस में मुख्य आरोपी है संजीव मुखिया। बिहार पुलिस लगातार संजीव मुखिया की तलाश कर रही है और नीट पेपर लीक केस से जुड़ी हुई अलग अलग राज्यों से जो बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं उसमें महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। पटना की कोर्ट ने आदेश इसके लिए जारी किया है। पेपर लीक केस में मुख्य आरोपी है संजीव मुखिया। पटना से रितेश मिश्रा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अब रितेश, लगातार धरपकड़ तेज थी संजीव मुखिया के लिए, लेकिन फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, इस तरह की जानकारी मिल रही है और क्या कुछ अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि संजीव मुखिया शातिर व्यक्ति है, किंगपिन है, मास्टरमाइंड है, तो उसे ये अंदेशा था कि अगर उस पर दबिश बढ़ती है और उसकी गिरफ्तारी हो जाती है तो उसकी मुश्किल बढ़ सकती है। लिहाजा देखिए कि किस तरह से उसने कोर्रेसिव ऑर्डर कोर्ट से ले रखा था और यही कारण है कि पुलिस चाह कर भी उस पर जो एक्शन लेना चाहिए वो अब तक नहीं ले सकी है। हालांकि आज पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई है और अब 2 जुलाई को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी, लेकिन एक बात इसमें बड़ी पॉजिटिव निकल कर आ रही है कि 2 जुलाई को जो सुनवाई होगी तो हो सकता है कि जो पटना सिविल कोर्ट में जमानत याचिका की जो प्रक्रिया चल रही है, सभी जो गिरफ्तार हैं, बेऊर जेल में बंद हैं, उन लोगों ने अपना पिटीशन डाला था, तो अब ये पूरा मामला जो है पटना सिविल कोर्ट से सीबीआई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाए और जब जैसे ही सीबीआई कोर्ट को ये पूरा मामला ट्रांसफर होगा उसके बाद दबिश सीबीआई की बढ़ जाएगी। संजीव मुखिया पर ना सिर्फ उससे पूछताछ किया जा सकता है बल्कि उसकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। तो इसको लेकर ये अपडेट है और लगातार सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो चीजों को खंगाल रहे हैं, लगातार टीम क्रिएट कर रहे हैं, पूछताछ भी हो रही है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट का रुख कर लेते हैं। शक के घेरे में ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी। हजारीबाग में ई रिक्शा से पहुंचाया गया पेपर, ई रिक्शा से एसबीआई पहुंचाए गए थे पेपर। पेपर पहुंचने में 2 घंटे लगने पर भी सवाल खड़े किए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि चाहे वो कुरियर कंपनीज हों या अलग अलग इलाकों में किस तरीके से महत्वपूर्ण खुलासे सामने आ रहे हैं, कितने बड़े स्तर पर ये पेपर कांड हुआ है, कौन कौन लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशंस भी तेज हो गई हैं। विकास मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, अब जो ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी है उसकी इन्वॉल्वमेंट की बात भी सामने आ रही है, उसको लेकर थोड़ा मैं चाहूंगी कि और इलेबोरेट कीजिए, आपको किस तरीके के फैक्ट्स मिले हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो रैकेट ऑपरेट कर रहा था इस समूचे मामले में पुलिस को ऐसा शक है, जो नांदेड़ एटीएस की तफ्तीश है वो ये कहती है कि इनको जो साजो सामान मुहैया होते थे, मतलब पर्चा जो आता था, पर्चा भी बड़ी धांधली से सेंटर से चुराया जाता था बड़े ही शातिर तरीके से, और उसके बाद कुछ कुरियर कंपनी की 60 गांठ से बड़े छद्म रूप से ये पहुंचाया जाता था इन ऑपरेटर्स तक। ये ऑपरेटर कौन होते थे? ये ऑपरेटर होते थे शिक्षा के पेशे से ही जुड़े हुए लोग, जैसा कि हमने लातूर के मामले में देखा। लातूर में जो 2 शिक्षक हैं ये पहले हासिल करते थे पर्चे से जुड़ी हुई जानकारियां, चूंकि वो टीचिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, इन्हें कंप्लीटली पता था कि सेंटर कहां पर हो सकते हैं और कहां से ये पर्चे उन तक वो उन्हें हासिल करना, वो पहुंचेंगे कैसे। तो कुछ कुरियर कंपनियों की भूमिका जो है पहले से संदिग्ध बताई जा रही थी। हालांकि पुलिस ने किसी कुरियर कंपनी का नाम नहीं लिया अब तक, लेकिन इतना जरूर कहा है कि कुछ कुरियर कंपनियां उनके जांच के रडार पर जरूर हैं और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कुछ कुरियर कंपनी के अधिकारियों या फिर उनके एम्प्लॉयज से पूछताछ की जाए कि क्या इस रैकेट में अलग से पैसों के एवज में उन्हें लालच देकर इस किस्म से काम करने के लिए मजबूर किया गया था क्या। क्योंकि लातूर चूंकि एक कोचिंग हब है, वहां के तार भी पुलिस को ऐसा शक है कि गुजरात या फिर बिहार से जुड़े हो सकते हैं और वहां से पर्चे जो है कुरियर कंपनियों के जरिए, कुरियर के माध्यम से इन तक पहुंचते थे। तो कुरियर कंपनियां भी जांच के दायरे से बाहर नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में खुलासा होगा कि आखिरकार कौन सी ऐसी कंपनी थी जिनके एम्प्लॉयज जो थे इनके लिए काम किया करते थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मेरे दोनों सहयोगी तमाम अहम अपडेट्स दे रहे थे। फिलहाल अभी क्या उनके राज्य में नीट पेपर लीक को लेकर बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपनी जांच जैसे कि शुरू कर दी है और ईओयू में अब इस पूरे मामले को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है, जिसके बाद दिल्ली से पहुंचे सीबीआई के अधिकारी आज पटना के आर्थिक
अपर अधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं और वहां पर एडीजी, ईओयू, डीआईजी और ईओयू जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसके अलावा पटना के एसएसपी और शास्त्री नगर थाने के एसएचओ लगभग 1.5 घंटे तक वहां पर उन्होंने मुलाकात की और कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी उनसे प्राप्त की गई है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य सरगना संजीव मुखिया गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार कानून का सहारा ले रहे हैं और संजीव मुखिया पर कैसे शिकंजा कसता चला जा रहा है, इसको लेकर भी सीबीआई रणनीति बना रही है। पटना के आर्थिक अपराध इकाई कार्यालय से जायजा लिया है इंडिया न्यूज के संवाददाता रितेश मिश्रा ने। तो प्रश्न पत्र लीक मामले में अब सीबीआई ने काफी तेजी से जांच शुरू कर दी है। इस वक्त मौजूद हैं हम इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट पटना के कार्यालय के बाहर और यहाँ पर थोड़ी देर पहले सीबीआई के अधिकारी पहुंचे। 4 सदस्यीय जो टीम थी वो यहाँ पर पहुंची हुई थी और पटना के एसएसपी भी यहाँ पहुंचे हुए थे। इसके अलावा जो एडीजी हैं ईओयू के नैयर हसनैन खान वो भी मौजूद थे। डीआईजी जिनके जिम्मे प्रश्न पत्र लीक मामले की अब तक इन्वेस्टिगेशन थी, यानी उनसे भी जो सीबीआई के अधिकारी हैं उनकी पूछताछ हुई है। तो जांच जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच एक और जानकारी मिली है कि देखिए कितना शातिर है संजीव मुखिया। उसने अपनी गिरफ्तारी पर रोक को लेकर देखिए कि उसने एक कोहेर्सिव जो एक्शन होता है उसने पहले ही कोर्ट में दाखिल कर दिया था और उसे इस बात का अंदेशा था कि उस पर शिकंजा कस सकता है, लिहाजा उसकी गिरफ्तारी ना हो। इसको लेकर उसने देखिए कि कोर्ट में किस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे उसने उसे सुपुर्द किया था। देखिए कि इसमें सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट में है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन द कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जजेस पटना, एप्लीकेशन बिल एप्लीकेशन नंबर 2347/2024। तो देखिए कि इसमें किस तरीके से ऑर्डर कोर्ट ने जारी किया है। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि कानूनी तौर पर भी जो संजीव मुखिया है वो मजबूती से काम कर रहा है ताकि उस पर शिकंजा ना कसे और यही कारण है कि ईओयू की टीम अभी तक उस पर दबिश नहीं बना सकी है। अब क्योंकि पूरा मामला सीबीआई की जांच की जद में है तो अब इस पर आगे क्या कुछ एक्शन होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन 2-3 सवाल ईओयू की जांच पर भी है, क्योंकि जिस लर्न एंड प्ले स्कूल का बार बार जिक्र हो रहा है उसमें जो रेंटर है आशुतोष कुमार, जिसके कहने पर जो मनीष है उसने वहां पर 20-25 छात्रों को ठहराया था, रात भर क्वेश्चन पेपर उन्होंने वहां पर रट्टा मारा था। आखिर आशुतोष और मनीष से ईओयू और पुलिस की टीम ने क्यों नहीं पूछताछ की? इसके अलावा एक और सवाल है कि ईओयू के जो एडीजी हैं उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, लेकिन उसमें कहीं भी ना संजीव मुखिया के नाम का जिक्र है, न सिकंदर यादवेंदु, न अमित आनंद और बाकी जो लोग अभी अरेस्ट हुए हैं, जो पहले अरेस्ट हुए थे, उनके नाम का जिक्र नहीं है। तो आखिर ये क्यों है? ये लूपहोल्स हैं या क्या ये स्ट्रैटेजी है जांच की? ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अब सीबीआई ने जांच को काफ़ी तेजी से करना शुरू कर दिया है। सीबीआई की कई सारी टीम्स पटना में मौजूद हैं, बिहार के अलग अलग ज़िलों में जा रही हैं, झारखंड में भी सीबीआई की टीम मौजूद है और अब एक उम्मीद बंध रही है कि जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और देखने वाली बात होती है कि नीट की साख पर बट्टा लगाने वाला आखिर वो सेंधमार कौन है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट है। पेपर लीक पर अध्यादेश लाई योगी सरकार। 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा, 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान। इसको लेकर एक ठोस रणनीति बनाई जाए, सरकार से भी इसी चीज की उम्मीद जताई जा रही थी। और पेपर लीक केस के बाद अब अध्यादेश लाई है योगी सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके के कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से अब सरकार इस पर अपनी चुस्ती दिखा रही है। 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान रहेगा। पेपर लीक पर अध्यादेश लेकर आई है योगी सरकार। 2 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा, 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान होगा। इसको लेकर अब योगी आदित्यनाथ ने भी सख्ती दिखाई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हम देखें तो इस तरीके के कई मामले सामने आ चुके हैं और उसके बाद से अब जो नीट पेपर कांड है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अलग अलग राज्यों में इसको लेकर गहमा गहमी तेज है और तमाम राज्य ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके यहाँ हालात दुरुस्त हैं और आगे आने वाले समय में अच्छे होंगे। इसको लेकर अब योगी आदित्यनाथ भी सख्ती
बरतते हुए दिखाई दिए हैं। वो एक अध्यादेश लेकर आए हैं जिसमें पेपर लीक पर सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा। नीट पेपर लीक को लेकर हमने देखा कि सदन में भी किस तरीके से हंगामा हुआ और इसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी घेरने की कोशिश कर रही हैं। लखनऊ से मेरे सहयोगी अभिषेक ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे ज़रा अपडेट लेते हैं। अभिषेक, अगर उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो पिछले दिनों में बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जो कि शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवालिया निशान खड़े करते हैं। अब योगी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है, थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कि क्या कुछ प्रावधान उसमें रहेंगे। बिल्कुल, परीक्षा अध्यादेश 2024 आज कैबिनेट में पास हुआ। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक थी जिसमें यह परीक्षा अध्यादेश पास किया गया है। अब इसे दोनों सदनों में यानी अपर और लोअर हाउस यानी विधानसभा और विधान परिषद में आने वाले मानसून सत्र में भी रखा जाएगा। आपको बता दें कि ये पूरा मामला तब से चर्चा में और तेजी से आया जब उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा के पर्चे लीक हुए। उसके बाद आरओ, एआरओ, समीक्षा अधिकारी सब कुछ शक के घेरे में आए। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई एसटीएफ की तब ये जानकारियां मिली कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, ये इंटर स्टेट रैकेट काम कर रहा है नकल माफियाओं का, जो हर स्टेट में इस तरह इन पेपर्स को टेम्पर कराने के ठेके तब ले लेते हैं जब इस पेपरों का प्रारूप भी नहीं शुरू होता, यानी जब रोड मैप भी नहीं तैयार होता कि एग्जाम कैसे किससे कब कराना है, उससे पहले ये नकल माफिया एक्टिवेट हो जाते हैं। ये लोग ग्रासरूट लेवल में जाकर काम करते हैं, कर्मचारियों को, छोटे कर्मचारियों को लालच देते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहे कर्मचारियों को लालच देते हैं, कई बार परीक्षा एजेंसियों में भी पेनिट्रेट कर लेते हैं, वहां भी लोगों को लाखों करोड़ों रुपए ऐशो आराम की जिंदगी का लालच देते हैं। लोग अक्सर झांसे में आ जाते हैं और नतीजा होता है पेपर लीक। उसके बाद अभ्यर्थियों को बड़े पैमाने पर इस बात का झांसा देकर कि उनकी सरकारी नौकरी लगेगी, कई लोग करोड़ों रुपए तक देने को तैयार हो जाते हैं बड़ी परीक्षाओं के लिए, आरओ है, एआरओ जैसी परीक्षाओं के लिए। यूपी पुलिस के लिए भी इसी तरह कुछ हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस धरपकड़ के इतने बड़े मकड़जाल को धीरे धीरे एसटीएफ कड़ी दर कड़ी ला रही है। 900 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में जमा की गई जिसमें तकरीबन 18 लोगों का नाम है, जिसमें रवि अत्री मुख्य आरोपी भले ही बनाए गए मेरठ जेल में है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो कर्मचारी थे जो पेपर लीक से इस कदर जुड़े हुए थे कि आप उन पर शक नहीं कर सकते। भोपाल के एक प्रिंटिंग प्रेस से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लिहाजा योगी सरकार को ये समझ में आ गया, खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, इसको लेकर ऐसा कानून बनाया जाए जो नजीर बन जाए। लिहाजा अब उत्तर प्रदेश में इस कानून के लागू होने के बाद, दोनों सदन से पास होने के बाद, जब ये कानून वजूद में आएगा, यानी नकल अध्यादेश या कहा जाए परीक्षा अध्यादेश जब ये लागू होता है, उसके बाद जो भी नकल करते हुए पकड़ा जाता है, नकल करने में मदद करता है, परीक्षा का पेपर लीक करने में मदद करता है, तो उससे, उस नकल माफिया गैंग से ही उस पूरे अभ्यर्थियों की उस पूरे पेपर के खर्चे को, जो राजस्व को नुकसान पहुंचा, उन्हीं से कर वसूला जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़